अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के पैदावारी मरकज़ में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जाम्पल में देखे, जो दो हमने इससे पहले पावर प्लांट्स देखे, उसमें हमने देखे कि वहाँ पर भी भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर भी वैसे ही भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई पैदावारी मरकज़ को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आप लोगों ने सुने होंगे इससे पहले भी, या कुछ इसके ताल्लुक से कुछ मूवीज वगैरह भी आ चुकी हो सकता है आपने वो देखे होंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके पानी से ऊंचे दर्जे हरारत और ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार की जाती है, और इसमें यूरेनियम या प्लेटिनियम जैसी धातु के जौहरी इंशिकाक के जरिए, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उससे हासिल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल पानी से ऊंचे दर्जे हरारत और ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार करने के लिए किया जाता है, और भाप की तवानाई से टरबाइन घुमाए जाते हैं। इसकी वजह से जनरेटर घूमते हैं और बरकी तवानाई पैदा होती है। जौहरी बरकी तवानाई मरकज़ की बनावट का खाका यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इससे पहले वाले में हमने देखे कि बतौर ईंधन कोयले का इस्तेमाल था, है ना, उस पावर प्लांट में। यहाँ पर बतौर ईंधन यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जौहरी भट्टी में जौहरों का इंशिकाक किया जाता है, यानी उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिर पानी से भाप पैदा करने की मशीन, भाप से चलने वाला टरबाइन उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे जनरेटर जुड़ा होता है, और जनरेटर घूमने लगता है, और इस तरह से बरकी तवानाई पैदा होती है। यहाँ पर भी भाप को दोबारा से पानी में तब्दील करने वाली मशीन जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी काफ़ी तरह का इसका स्ट्रक्चर जो हमने पिछला पावर प्लांट देखे लास्ट हमारे वीडियो में, उसकी तरह ही है। सिर्फ यहाँ पर बतौर ईंधन कोयले की बजाय क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखिए इस तरह के होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और आप लोगों ने हो सकता है कभी और इस तरह के पावर प्लांट्स देखे भी होंगे अपने गांव के अतराफ में, या कभी आप कहीं घूमने गए होंगे तो हो सकता है वहां पे आपने इस तरह के पावर प्लांट्स देखे होंगे। यानी यहाँ जौहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है, हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में, फिर भाप की तवानाई बिल हरकत को टरबाइन और जनरेटर की तवानाई बिल हरकत में, और आखिर में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो यहाँ तवानाई के मुख्तलिफ मरहले बताए गए हैं कि किस तरह मरहलावार जो है तवानाई एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होती है। तो मरहलावार तवानाई की होने वाली इस तब्दीली को यहाँ नीचे खाके में भी आप देख सकते हो। जौहरी तवानाई हरारती तवानाई में, हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में, और फिर उससे टरबाइन में तवानाई बिल हरकत, टरबाइन घूमते हैं और फिर उससे तैयार होती है बरकी तवानाई। जौहरी इंशिकाक का अब अमल किस तरह से होता है, ये तो अभी आप लोगों को कोयला वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कोयला जलकर और बतौर ईंधन उसका इस्तेमाल हुआ, और फिर जो है जो भी उससे भाप निकली और टरबाइन घूमे, ये तो समझ में आ गया कि बतौर ईंधन कोयले का इस्तेमाल होता है। लेकिन बतौर ईंधन यूरेनियम का इस्तेमाल किस तरह से, तो इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन या जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह से होता है। यूरेनियम 235 के जौहर पर, जो यूरेनियम 235 है, इसके जौहर पर, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो यूरेनियम 235, इसके जौहर पर दागा जाता है न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर यूरेनियम 235 है, इसके जौहर पर यहाँ पे ये आप न्यूट्रॉन देख सकते हैं, ये इसके जौहर पर दागा जाता है, जिसकी वजह से वो यूरेनियम के हमजा में तब्दील हो जाता है। तो ये कितना हो गया, यूरेनियम 236 हो गया। एक न्यूट्रॉन जो है वहाँ पे बढ़ गया, यूरेनियम 236 अब ये यहाँ पर बन गया, आप देख सकते हो। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया अब इसका। यूरेनियम 236 जो है बेहद गैर क़याम पजीर होने की वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। अब यहाँ पर बन गया क्रिप्टॉन और यहाँ पे बन गया बेरियम। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन और तकरीबन
कुछ तवानाई का अखराज एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो, और 3 न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर क्या होते हैं, अलहदा होते हैं। तो ये क्या किया गया है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, जौहरी इंशिकाक का अमल है। एक यूरेनियम के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा गया जिसकी वजह से वो यूरेनियम के हमजा में तब्दील हो गया। 235 से यूरेनियम 236 हम देख रहे हैं, एक न्यूट्रॉन वहाँ पे बढ़ गया। अब ये इसकी अनस्टेबल हालत है, गैर क़याम पज़ीर हालत है ये। तो इस दौरान क्या होता है, वो 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। इस अमल में आज़ाद होने वाले 3 न्यूट्रॉन इस अमल को आगे भी जारी रखते हैं और वो मज़ीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों को तोड़कर तवानाई आज़ाद करते रहते हैं। इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दीगर जौहरों का इंशिकाक करते हैं। इस तरह जौहरी इंशिकाक का ये जंजीरी अमल जारी रहता है। ये एक चेन न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है जौहरी तवानाई मरकज़ में। इस सिलसिलेवार अमल पर काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। देखिए ये अभी हमने इतना तो लास्ट वाले स्टेज पे देखे थे कि न्यूट्रॉन दागा गया इस यूरेनियम 235 पे, जिससे 2 न्यूक्लियस बन गए, बेरियम और क्रिप्टॉन। इस दौरान क्या हो गया, 2 अलग अलग फ्यूजन प्रोडक्ट मिल गए, है ना। ये हमको 2 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन हमको मिल गया। इस दौरान 3 न्यूट्रॉन आज़ाद हुए। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अब हर एक न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे यूरेनियम 235 पर जो है वो दागा जाता है और फिर उससे मिलकर अब यहाँ पर क्या, ये चेन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस दौरान फिर ये यूरेनियम 2 अलग अलग न्यूक्लियस में फिर बेरियम और क्रिप्टॉन में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा और इस अमल के दौरान फिर यहाँ पे क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन्स और कुछ तवानाई का इखराज होगा। फिर ये 3 न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम पर जो है हमला करेंगे और फिर उससे वो मजीद वो टूट जाएगा। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता ही रहता है और इसे जो है इसे ही जौहरी इंशिकाक या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। देखिए जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी पैदावारी मरकज़ का खाका यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से होता है। यहाँ पर दरमियान में होती है जौहरी भट्टी, ठीक है, और इस जौहरी भट्टी में रिएक्टर्स होते हैं जो अभी हमने देखा चेन रिएक्शन होता है वो यहाँ होता है। काबू करने वाली सलाखें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पंप लगे हुए हैं, पंप में जो है ये है, यहाँ पर आप भाप पैदा करने की मशीन देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये पानी की भाप जा रही है टरबाइन में, टरबाइन की से क्या होता है, पानी की भाप से ये टरबाइन घूमने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेटर घूमता है और फिर जो है बरकी तवानाई पैदा होती है। इसी दौरान यहाँ पर साथ में एक और जो है पाइप यहाँ से आप देख सकते हो लगा हुआ है। यहाँ पे तकसीफी आला होता है, यहाँ पर ये कूलिंग टावर्स बने होते हैं बड़े बड़े। इसमें आप यहाँ देख सकते हो नीम गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है और ये कूलिंग टावर्स जो है इस भाप को, जो पानी की भाप जो गर्म थी उसको ठंडा करने का काम करते हैं और फिर ये दोबारा पानी में तब्दील होकर ये दोबारा से पानी जो है यहाँ भाप पैदा करने वाली मशीन में आ जाता है और ये अमल लगातार जारी रहता है। जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी पैदावारी मरकज़ में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए मादनी ईंधन कोयला इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी का मसला बिल्कुल पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर तो कोयला इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना बतौर ईंधन, बल्कि ईंधन के तौर पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वाफिर मिकदार में जौहरी ईंधन की फराहमी हो तो जौहरी बरकी तवानाई हासिल करने का उम्दा ज़रिया हो
سکتا ہے، لیکن جوہری برقی توانائی پیدا کرنے کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ یعنی اگر ہمیں وافر مقدار میں جوہری ایندھن ملے، جو کہ کیا ہے، یورینیم ہے، جو ہم نے اگزامپل یہاں پہ دیکھے، تو جوہری توانائی جو ہے الیکٹریسٹی حاصل کرنے کا، برقی توانائی حاصل کرنے کا بہت عمدہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جوہری توانائی یا جوہری جو ایندھن ہے یا جوہری توانائی ہے، اس میں آلودگی کا مسئلہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا، فضائی آلودگی نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے بہت سارے مسائل ہیں اور کچھ دوسری طرح کی آلودگی ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ، چلیے دیکھیں۔ اب اس میں مسائل کیا ہیں؟ جوہری توانائی مرکز میں جوہری ایندھن کے جوہری انشقاق کے بعد حاصل ہونے والے مادے سے بھی کچھ خطرناک جوہری شعاعیں خارج ہوتی ہے۔ اس طرح کے مادوں یعنی جوہری کچرے کو کس طرح ضائع کیا جائے، یہ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جو ہے اس طرح کے ڈبوں میں ڈال کر، یہ جو ڈبے آپ دیکھ رہے ہو نا، اس پہ ایک ٹرائنگل کے بیچ میں نشان بنا ہوا ہے فین جیسا، تو یہ نشان ہے کس کا، ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کا۔ اگر اس طرح کے ڈبے ہمیں کہیں پہ نظر آتے ہیں جو موسٹلی یلو کلرز کے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، جوہری توانائی مرکز میں جوہری ایندھن کے جوہری انشقاق کے بعد بھی جو بچا ہوا مادہ ہے، جو بھی اس میں ریاکٹر جو ہم نے دیکھے تھے، ایک بڑا سا جوہری ریاکٹر کا جو ہے کین جیسا تھا جس میں ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس میں جو بچا ہوا مادہ ہوتا ہے اس میں سے بھی خطرناک جوہری شعاعیں خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو عمل ہے نیوکلیئر فیژن کا، جو عمل ہے جوہری انشقاق کا، جو چین ریئیکشن ہے جو ہم نے دیکھے، یہ کنٹینیو شروع رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس میں سے بھی کچھ جو بیکار مادے بچ جاتے ہیں، اس میں سے بھی جوہری شعاعیں خارج ہوتی رہتی ہیں جو کہ خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اس کچرے کو اب کس طرح سے ضائع کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اکثر جو ہے اس طرح سے گڑھے وغیرہ کھود کر ان میں یہ نیوکلیئر ویسٹ جو ہے یا ریڈیو ایکٹیو ویسٹ وہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ جوہری توانائی کے مرکز میں اگر حادثہ ہو جائے تو اس سے خارج ہونے والی جوہری شعاعوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ جوہری توانائی کے جو یہ مراکز ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی وجہ سے حادثہ ہو جائے تو جو اس سے خارج ہونے والی جوہری شعاعیں جو ہوتی ہیں، جو چین ریئیکشن ہے، وہ کسی طرح کے حادثے سے رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ کنٹینیو جاری رہتا ہے، بلکہ یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ چرنوبل ڈیزاسٹر جو ہے ایسے ہی ایک جوہری جو نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا، اس میں دھماکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد چرنوبل یہ جو جگہ ہے وہاں پر بہت بڑا یہ حادثہ ہوا، چرنوبل ڈیزاسٹر کے نام سے جسے جانا جاتا ہے۔ جو چرنوبل ڈیزاسٹر واز کازڈ بائی اے نیوکلیئر ایکسیڈنٹ دیٹ اکیورڈ آن سیٹرڈے 26 اپریل 1986 کی بات ہے، سن 1986 میں یہ ہوا تھا، ایٹ دا نمبر 4 ریئیکٹر ان دا چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ نیئر دا سٹی آف پریپیات ان دا نارتھ آف یوکرین۔ ٹھیک ہے، یوکرین میں بیفور اینڈ آفٹر آپ تصویر دیکھ سکتے ہو۔ پہلے وہ پاور پلانٹ کیسا تھا، دھماکہ ہوا، بڑی تصویر آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ دھماکے کے بعد جو ہے پاور پلانٹ جو ہے کس طرح سے تھا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دھماکے کے بعد جو ہے کس طرح سے پاور پلانٹ تھا، اور یہ جو ہے اسے چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں یہ ہوا تھا، اس لیے اسے چرنوبل ڈیزاسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس چرنوبل ڈیزاسٹر پر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں، اگر آپ کو جاننا ہو ڈیٹیل میں کہ کیا ہوا تھا حادثہ اور اس کے بعد میں کیا ایفیکٹ ہوئے، تو آپ چرنوبل۔ Children are still being born with the severe birth defects and rare type of cancer in the areas near the Chernobyl, according to a British charity, 3 decades on from the world's worst civil nuclear disaster. تصویریں جو ہے ایسی ہے جو آپ
کو دیکھنے پر بہت حیرانی ہوگی اور شاید آپ انہیں دیکھ بھی نہ پائیں، لیکن یہ حقیقت میں ہوا تھا۔ آج بھی اس مقام کو ویسے تو خالی کر دیا گیا ہے، سن 1986 میں یہ حادثہ ہوا، کتنے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی بلکہ کہنا چاہیے، لیکن آج بھی وہ جو چرنوبل کا جو علاقہ ہے، ٹوڈے چرنوبل اینڈ اٹس سراؤنڈز آر گھوسٹ ٹاؤن، ہم گھوسٹ ٹاؤن اسے کہہ سکتے ہیں، بھوتیا علاقہ، وہاں پہ اب بھی لوگ نہیں رہتے، with only a few thousands of souls brave enough to continue to live in the affected areas which still suffer from the extensive level of radiation۔ آج بھی وہاں پر جو بھی حادثہ ہوا اس کی جو ریڈیشنز ہیں وہ آج بھی وہاں پر جو ہے موجود ہیں، وہ جوہری انشقاق کے عمل کی وجہ سے جو جوہری شعاعیں نکلتی ہیں وہ آج بھی جو ہے وہاں موجود ہے، اور آج بھی بچے جو ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، صرف بچے ہی نہیں، انسان ہی نہیں، بلکہ اس علاقے کے اطراف میں جو جانور تھے، جہاں جہاں پر چرنوبل کے اطراف کے علاقوں میں جو جنگلاتی ایریا تھا جہاں پر اس ریڈیو ایکٹیو ریز کا اثر ہوا، وہاں کی وائلڈ لائف بھی اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ جانوروں کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی، جس طرح سے بچوں میں برتھ ڈیفیکٹس تھے اس طرح سے ڈیفیکٹس جانوروں میں بھی دیکھنے کے لیے ملے۔ تو بھارت میں کچھ خاص جوہری برقی توانائی مراکز بھی موجود ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں، یہاں پر بتائے گئے ہیں، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ ان مقامات کی ریاست اور ان میں پیدا ہونے والی بجلی کی گنجائش لکھیے، تو یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ مقام کیا دیا ہے؟ کنڈن کلم، ٹھیک ہے، کڈن کولم نیوکلیر پاور پلانٹ، دیکھیں یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، میپ میں بتایا گیا یہ کہاں پر ہے، تامل ناڈو میں ہے، ٹھیک ہے۔ گنجائش میگا واٹس میں آپ کو خود لکھنی ہے۔ تارا پور کہاں ہے؟ ہمارے مہاراشٹر میں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ تمام دوسرے اور جو مقامات دیے گئے ہیں ان کی ریاستیں ڈھونڈنی ہیں اور پھر ان کی گنجائش کتنی ہے وہ لکھنا ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ نیوکلیر پاور پلانٹس جو ہے یہ فائدہ مند تو بہت ہے، اس سے فضائی آلودگی نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات صدیوں تک دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی۔ اس تقریبے میں قدرتی گیس کے احتراق سے پیدا ہونے والے اونچے درجہ حرارت اور دباؤ کی گیس سے گھومنے والے ٹربائن استعمال ہوتے ہیں۔ قدرتی گیس کی توانائی پر منحصر برقی توانائی کی بناوٹ جو ہے یہاں پہ خاکے میں دی گئی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ قدرتی گیس سے آتشی خانہ، اونچے دباؤ والی ہوا کا کمپریسر اس سے لگا ہوتا ہے جس سے گیس سے چلنے والے ٹربائن جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر قدرتی گیس کے احتراق سے ٹربائن گھومنے لگتے ہیں جس سے جنریٹر جڑے ہوتے ہیں اور پھر اس سے برقی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ اور یہ کچھ پلانٹس کی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ جو نیچرل گیس پاور پلانٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ قدرتی گیس کی توانائی پر منحصر برقی توانائی مرکز میں 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ کمپریسر کی مدد سے آتشی خانے میں زیادہ دباؤ کی ہوا داخل کی جاتی ہے۔ یہاں قدرتی گیس اور ہوا ایک ساتھ ملتے ہیں اور ان کا احتراق کیا جاتا ہے۔ اس خانے سے آنے والی بے حد اونچے دباؤ اور تپش کی گیس کی وجہ سے ٹربائن کے پنکھے گھومتے ہیں۔ ٹربائن سے جڑے جنریٹر کے گھومنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی مرکز میں توانائی کی مرحلہ وار جو تبدیلی ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو قدرتی گیس میں موجود کیمیائی توانائی اس سے تبدیل ہو رہی ہے توانائی دوسری صورت میں۔ کون سی؟ قدرتی گیس کے احتراق سے پیدا ہونے والی توانائی بالحرکت، پھر اس سے تبدیل ہو رہی ہے ٹربائن میں موجود توانائی بالحرکت، اور پھر اس سے تیار ہو رہی ہے ہماری برقی توانائی۔ کوئلے سے چلنے والے برقی توانائی مرکز کے مقابلے قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی مرکز کے کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی گیس میں سلفر کی غیر موجودگی سے اس کے احتراق سے آلودگی کم ہوتی ہے۔ خاکہ جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ہوا کمپریسر سے داخل کی جا رہی ہے اندر، اور ایندھن کیا ہے؟ ہماری قدرتی گیس ہے، آتشی خانہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہوا
कंप्रेसर से देखिए वो भी आतिशी खाना जुड़ा है, उससे जनरेटर जुड़ा है, गैस टरबाइन आप देख सकते हो, बाहर खारिज होने वाली गर्म हवा, गैस टरबाइन से जनरेटर जुड़े हुए हैं और जनरेटर से बरकी तवानाई हासिल की जा रही है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो फ्यूल दिया हुआ है, फिर फ्यूल वॉल्व और स्पीड कंट्रोल के लिए भी वहां पे मौजूद होते हैं, एयर यानी हवा, कंप्रेसर और फिर कंबशन चेम्बर आतिशी खाना जिसे हम कहते हैं, गैस टरबाइन, उससे एग्जॉस्ट एमिशंस बाहर निकलने के लिए गर्म हवा का रास्ता, फिर रिडक्शन गियर और वहां से फिर जनरेटर जुड़े हुए होते हैं और फिर वहां से एसी पावर यानी बरकी तवानाई हासिल की जाती है। और जैसे कि बताया गया कि कोल के मुकाबले में बहुत कम जो है आलूदगी होती है, गैस से चलने वाले, कुदरती गैस से चलने वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं 60% लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस दौरान खारिज होती है, यानी आलूदगी कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेचुरल गैस वर्सेस कोल। नेचुरल गैस इज द लीस्ट कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल, कोल इज द हाईएस्ट कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल, जिसमें इसमें कोल में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस में कम होता है। पावर प्लांट दैट यूज नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ कोल प्रोड्यूस 19 into लेस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 90 गुना कम सल्फर डाइऑक्साइड, 5 गुना कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तकरीबन 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान खारिज होती है। किसमें? नेचुरल गैस पावर प्लांट्स में। तो नेचुरल गैस पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कम नुकसानदा होते हैं, कम फिजाई आलूदगी होती है, जबकि कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं उससे फिजाई आलूदगी बहुत ज़्यादा। भारत में कुछ खास कुदरती गैस पर मुनहसिर बरकी तवानाई मराकज़ और उनकी पैदावारी गुंजाइश दी गई है। मकाम है सिमरल कोटा, रियासत आंध्र प्रदेश, गुंजाइश है तकरीबन 2620 मेगावाट्स। फिर उसके बाद अंजनवेल महाराष्ट्र में है ये 2220 मेगावाट, बवाना दिल्ली में 1500 मेगावाट और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में 1466 मेगावाट। इसे हमेशा जहन में रखिए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ेर है, यानी इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमें तवानाई का इस्तेमाल करना ही करना है हर हालत में। फिर भी ज़रूरत के मुताबिक हमें एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने देखे ना कितनी सारी किस्म के अलग अलग पावर प्लांट्स होते हैं, कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स अलग है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पर चलने वाले जो है अलग है, न्यूक्लियर प्लांट्स अलग होते हैं, नेचुरल गैस से चलने वाले प्लांट्स अलग होते हैं। इस दौरान जो है कितनी ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है, कितने ज़्यादा जो है ईंधन दरकार होता है, कितने ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स जो है बनाए जाते हैं, कितना सरमाया लगता है जो है ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हमें तवानाई की ज़रूरत तो है ही, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल भी बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। सेविंग एनर्जी इज ईजी एट होम एंड एट वर्क, यानी एनर्जी को सेव करना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारा काम हो गया तो हमें क्या करना है, उस कमरे की लाइट और पंखों को बंद कर देना है। जब हम अपने क्लास के बाहर निकल रहे हैं, छुट्टी हो गई है, लाइट और पंखे बंद कर दीजिए। कॉरिडोर से गुजरते वक्त लाइट और पंखे बंद कर दीजिए। अगर आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बस ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है लाइट की ज़रूरत नहीं है, पंखे जल रहे हैं, तो आप वहाँ पर बटन लगे हुए होते हैं, आपको क्या करना होता है, सिर्फ उन्हें बंद कर देना है। क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो हमारा भी उसमें नुकसान हो रहा है। बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम टैक्स देते हैं, आप बच्चे भी टैक्स देते हैं। पता है आपको, आप एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी अगर खरीदते हैं, भले से वो 2 रुपए का हो, या आप एक रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हैं, तो कभी इसको पलट कर देखना, पीछे वहां पर लिखा होता है कि इतना टैक्स, वहाँ पे टैक्स की वैल्यू लिखी हुई होती है। एक छोटे से 5 रुपए की बिस्किट के पैकेट के पीछे भी हम टैक्स अदा कर रहे होते हैं, और इसी टैक्स से फिर ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चलती हैं, उनमें चलने वाले जो बिजली के सामान हैं वो चलते हैं। तो अगर वहाँ बिजली ज़ाय हो रही है, मतलब हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो हमें उसको इस तरह से ज़ाय होने से बचाना है, हमें एनर्जी को सेव।
योर फिंगर हैज द पावर टू कंजर्व द एनर्जी, आपके फिंगर में ये पावर है। कैसे है पावर? आपको सिर्फ क्या करना है, स्विच को बंद कर देना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, सेव वर्ल्ड। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि कुदरती गैस इस्तेमाल की जाती है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है भाप की मदद से जनरेटर्स को घुमाने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी हम कितना सारा जो है, इतने सारे वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी तो हमें क्या करना है, इसको ज़ाय होने से बचाना है। और इस तरह से आपका भी फ़ायदा है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। बरकी पैदावार का कौन सा तरीका माहौल दोस्त है और कौन सा नहीं है? अभी हमने इतने सारे तरीके देखे हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, ये जितने भी हमने पावर प्लांट्स देखे, इनमें से कौन सा तरीका जो है वो माहौल दोस्त है। देखिए हर तरीके में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है इनमें से कौन सा है वो आपको सोचना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है।